हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 क्लास 12th के लिए। हिस्ट्री का ये 11th चैप्टर है जिसका नाम है भारत में पारदेशिक राज्यों का उदय। प्रीवियस चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अंदर पूरे 10 चैप्टर हैं। ये 11 चैप्टर है भारत में पारदेशिक राज्यों का उदय, जो कि NIOS का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। इनमें मेन बातों को हम जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि पारदर्शिकता की कुछ विशेषताएं बताइए। तो पारदर्शिकता का मतलब प्रदेश में जो कौन कौन सी बातें हुई या होती हैं, भाषा को लेकर, स्थान को लेकर, धर्म को लेकर, इन सब बातों को ही पारदर्शिकता कहते हैं। पारदर्शिकता की विशेषताओं को यहाँ हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एक महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा। उदाहरण के तौर पर उड़िया, गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी आदि कई भाषाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जिन्हें पारदेशिक भाषाएं कहते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए उसको पारदेशिक भाषाएं बोला जाता है। ये भाषाएं प्रारंभिक मध्य और मध्य युग में विकसित हुई और विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित रही। ये जो भाषाएं प्रारंभिक मध्य यानी कि शुरुआती मध्य और मध्य युग में विकसित हुई थी और विशिष्ट क्षेत्रों से भी संबंधित रही थी। यद्यपि ये भाषाएं किसी न किसी रूप में इससे पहले भी अस्तित्व में थी। किसी ना किसी रूप में क्या थी? इससे पहले भी अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं है जब पता चला तभी अस्तित्व में थी, उससे पहले से ही ये अस्तित्व में रही थी। परंतु 11वीं और 12वीं सदियों में मूलतः इन प्रादेशिक भाषाओं को सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग में लाया गया। जब 11वीं और 12वीं शताब्दी आ गई तो उस समय में इन भाषाओं को, चाहे वो उड़िया हो, गुजराती हो, बंगला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, इनको सरकारी दस्तावेजों में भी प्रयोग किया जाने लगा। साहित्यिक रचनाएं और स्थानीय साहित्यिक रचनाएं इन भाषाओं में लिखी जाने लगी। तो साहित्यिक जो रचनाएं हो रही थी, वो जो स्थानीय साहित्य लिखे जा रहे थे, इन्हीं भाषा में लिखे जा रहे थे। मध्य युग में पारदेशिक भाषाओं के प्रयोग के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग भी होता रहा। तो मध्य युग में पारदेशिक भाषा का तो प्रयोग हो ही रहा था, साथ ही साथ संस्कृत का भी प्रयोग होने लग गया था। तथापि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के अधिकांश सरकारी दस्तावेज और कुछ पारदेशिक राज्यों के दस्तावेज फारसी में लिखे जाते थे। और दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी दस्तावेज जो थे और कुछ पारदेशिक राज्य के दस्तावेज फारसी में लिखे जाते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के दस्तावेज और मुगल साम्राज्य के दस्तावेज कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे? फारसी भाषा में। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? एक विशिष्टता है स्थानीय पारदेशिक उपासना पद्धति और धार्मिक जुड़ाव। और अन्य विशेषता क्या है कि स्थानीय पारदेशिक उपासना करना, उसकी पद्धति और धार्मिक जुड़ाव भी था। उदाहरण के लिए उड़ीसा में जगन्नाथ की उपासना। उड़ीसा में किसकी उपासना करते थे? पूजा जगन्नाथ की। केवल उड़ीसा प्रदेश में ही सीमित थी, तो उड़ीसा में होती थी जगन्नाथ की और वो वहीं तक ही सीमित थी, यानी कि वहीं वहीं होती थी उनकी पूजा। यह राज्य का पंथ या संप्रदाय बन गया और शासकों ने भी इसे अपना लिया। उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और हर वर्ष इसके साथ जुड़े उत्सव बनाए जाने लगे। अब क्या हुआ? उनके साथ एक भव्य मंदिर भी बनाया जाने लग गया और हर साल क्या होने लग गया? बड़े बड़े उत्सव यानी कि फेस्टिवल बनाए जाने लगे। इतिहासकारों का कहना है कि जगन्नाथ एक जनजातीय देवता थे और जो हिस्ट्री को जानते हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि जो जगन्नाथ है एक जनजाति के ही देवता थे, जिनकी लोकप्रियता ने
शासकों को इसे राज्य के पंथ या संप्रदाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर इनकी जो लोकप्रियता हो गई जगन्नाथ की, तब क्या हुआ, तो शासकों ने क्या करा, राज्य के पंथ और संप्रदाय के रूप में उसको मानने लग गए जगन्नाथ को। प्रादेशिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक संप्रदाय और भक्ति धर्म विकसित हो गए। जो प्रादेशिक क्षेत्र थे उसमें बड़ी संख्या में क्या होने लग गया, धार्मिक संप्रदाय और भक्ति धर्म विकसित होने लग गए। उदाहरण के लिए नामदेव, रैदास, तुकाराम, गुरु नानक प्रादेशिक राज्यों में मौजूद थे। जैसे कि पंजाब में गुरु नानक जी होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भक्ति की जाने लग गई देवी देवताओं की। धर्मों की भी अपनी पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं और परिभाषा तथा धार्मिक कर्मकांड होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि अलग अलग कहानियां होती है, अलग अलग भगवान की, अलग अलग फेस्टिवल की कहानियां भी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत में शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, आपको पता है शिव और पार्वती के बेटे का नाम क्या, कार्तिकेय, और उत्तर भारत में क्या माने जाते हैं कि वो अविवाहित है, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है, अनमैरिड माना जाता है। पर तमिल क्षेत्र में उनकी 2 पत्नियां बताई गई हैं, देवयानी और वल्ली। तो तमिल क्षेत्र में उनकी कौन सी पत्नी बताई गई है, 2, जिनका नाम है देवयानी एक का, एक दूसरी का नाम है वल्ली। प्रत्येक क्षेत्र, तो इसका मतलब यह है हर एक क्षेत्र में अलग अलग अपनी अपनी सोच से लोग मानते हैं बातों को। प्रत्येक क्षेत्र के अपने अपने विश्वास होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अपने स्थानीय देवी देवता और विभिन्न मंदिरों मस्जिदों का वास्तुशिल्प था। तो अलग अलग प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय देवी देवता के विभिन्न मंदिर और मस्जिदों का क्या था, वास्तुशिल्प था, अलग अलग था। तो प्रादेशिक राज्य एक दूसरे से कटे हुए बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र नहीं थे। अब प्रादेशिक राज्य ऐसे नहीं है कि अलग अलग कटे हुए थे, बिल्कुल अलग अलग। राज्यों में परस्पर धार्मिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य तथा कारीगरों के प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण के जरिए भी परस्पर लेन देन का जाल बिछा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ धर्म के नाम से जुड़े हुए हैं, पर वो किससे जुड़े हुए थे, व्यापार से भी जुड़े हुए थे, वाणिज्य यानी कि बिजनेस से भी जुड़े हुए थे, कारीगरों के की वजह से भी जुड़े हुए थे। इन सब की वजह से इनके बीच में लेन देन, स्थानांतरण सारा होता रहता था। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में रेशम के बुनकर पट्टनुलकरों ने गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में स्थानांतरण किया। पर क्या 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, रेशम के बुनकर पट्टनुलकरों ने गुजरात के क्षेत्र से कहां पर प्रवेश करा, विजयनगर में। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में अफ्रीकियों और ईरानियों का स्थानांतरण भी देखने में आया। विजयनगर में कौन कौन भी आए, अफ्रीकी भी आए और ईरानी भी आए। एक अन्य विशेषता है बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, राजस्थान व अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कला शैलियों का स्थानीय और प्रादेशिक स्तर भी विकसित होना है। और अन्य विशेषता क्या है कि बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, राजस्थान और अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कला शैलियों में क्या है, स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर उनका विकास होना। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रादेशिक विशिष्टता बनी, पहचान बनी और इनमें बदलाव आते गए जो प्राचीन भारत में भी, प्राचीन काल में भी अस्तित्व में नहीं थे। तो जब इसके परिणाम से क्या हुआ, प्रादेशिक विशिष्टता बनी और इनमें बदलाव भी आते गए जो प्राचीन काल में अस्तित्व में, आज के पहले के समय मतलब प्राचीन काल से क्या हो गया, अस्तित्व में अब नहीं थे। तो ये है विशेषता प्रादेशिक, जैसा कि हमने पढ़ा प्रादेशिकता की विशेषता आएगा तो आपको यही लिखना है।
फिर है प्रादेशिक राज्यों का उद्भव, सामान्य इतिहास। दिल्ली सल्तनत का कई राज्यों जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, राजस्थान के अनेक राजपूत राज्यों जैसे रणथंभौर, जालौर, नागौर, अजमेर, दक्कन प्रदेश के वारंगल व तेलंगाना राज्य, देवगिर के यादव व दक्षिण राज्यों में द्वार समुद्र के हौसल, मदुरई के पांडे और इसी प्रकार के अनेक राज्यों के साथ जुड़ने के कारण विस्तार भी हुआ। किसका विस्तार हुआ? दिल्ली सल्तनत का। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, 9th चैप्टर में है दिल्ली सल्तनत। जिन प्रदेशों को सल्तनत के साथ जोड़ा गया था वे विभिन्न प्रांत बने और उन्हें प्रांतीय सूबेदार के प्रशासन के अधीन रखा गया। और जिन प्रदेशों को सल्तनत के साथ जोड़ा गया था वे विभिन्न प्रांत बन गए और उन्हें प्रांतीय सूबेदार के प्रशासन के अधीन रखा गया। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 15वीं सदी में इसके पतन की अवधि तक, तो आपको याद रखना है, पहले भी पढ़ाया था 9 चैप्टर में, कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी में, और खत्म कब हुआ? वो 15वीं सदी में दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। प्रांतों जो कि पहले स्वतंत्र राज्य थे, केंद्र दिल्ली के साथ परस्पर अंतर्क्रिया होती रही। ठीक है, तो दिल्ली से जो स्वतंत्र राज्य थे उनकी दिल्ली के साथ क्या होती रहती थी? अंतर्क्रिया होती रहती थी। अब पर्टिकुलर के किसी प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है जौनपुर। वर्तमान में जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो जौनपुर कहाँ है? अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गोमती नदी के किनारे स्थित है। और दिल्ली सल्तनत के समय में पूर्वी भाग में यह एक समृद्ध प्रांत था। दिल्ली सल्तनत के समय में क्या था? ये पूर्वी भाग में यह समृद्ध प्रांत था। जौनपुर का सूबेदार कौन था? मलिक सरवर था, जो फिरोज शाह तुगलक के काल में महत्वपूर्ण कुलीन था। तो मलिक सरवर जो था फिरोज शाह तुगलक के काल में एक महत्वपूर्ण कुलीन था। 1394 में 1394 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने उसे मंत्री बनाकर उसे सुल्तान शर्क की उपाधि दी थी। जब 1394 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने उसे मंत्री बना दिया, तो उसको कौन सी उपाधि दे दी? सुल्तान शर्क की, जिसका अर्थ था पूर्व का स्वामी। ठीक है, इसके बाद उसे मलिक सरवर सुल्तानुस सर्क के नाम से जाना गया। उसके बाद मलिक सरवर को सुल्तानुस सर्क के नाम से जाना गया। तैमूर के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के शक्तिहीन होने पर मलिक सरवर ने कमजोर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो तैमूर के आक्रमण दिल्ली सल्तनत के शक्तिहीन होने पर, जब तैमूर ने आक्रमण करा दिल्ली सल्तनत पर तो वो शक्तिहीन हो गया। तो मलिक सरवर ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मलिक सरवर का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र मुबारक शाह। तो वो जौनपुर का कौन बन गया था? ये सरवर अलग ही उन्होंने बोला कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूं। तो मलिक सरवर का जो उत्तराधिकारी कौन बन गया? उसके बाद उसका बेटा बन गया मुबारक शाह शर्की। सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। फिर उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद शाह तुगलक था। जब उसका शासनकाल था तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद शाह तुगलक, जिसने जौनपुर को जीतना तो चाहा परंतु वो असफल रहा। इसके बाद जौनपुर के शासकों और दिल्ली सल्तनत के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थिति रही। तो जौनपुर के शासकों में और दिल्ली सल्तनत के बीच में लड़ाइयाँ छिड़ी रही। शर्की सुल्तानों ने दिल्ली को जीतने की कई बार कोशिशें की परंतु वो भी सफल नहीं हो सके। तो शर्की सुल्तानों ने चाहा कि दिल्ली को जीते पर वो जीत नहीं सके। 1402 में मुबारक शाह का भाई इब्राहिम शाह शर्की सुल्तान बना और उसने 34 वर्ष तक जौनपुर पर शासन किया। तो मुबारक शाह का जो भाई था इब्राहिम शाह शर्की, वो सुल्तान बन गया और 34 वर्ष तक
जौनपुर पर शासन किया। इब्राहिम विद्वान था और इस्लाम धर्म, दर्शन और कानून, संगीत, ललित कलाओं का भी अच्छा ज्ञाता था। वह वास्तु शिल्प का संरक्षक था। उसने शर्की शैली के नाम से जानी जाने वाली वास्तुशिल्प की विशिष्ट शैली का विकास किया। तो उसने क्या किया, शर्की शैली के नाम से जाने वाली वास्तुशिल्प की विशिष्ट शैली का भी विकास कर दिया। उसने हुसैन शाह शर्की के शासनकाल के दौरान, जो कि चला था 1458 से 1505 तक, बहलोल लोदी के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई शुरू हुई। बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर पर आक्रमण किया और हुसैन शाह को भागना पड़ा। तो बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर पर आक्रमण कर दिया और हुसैन शाह को भागना पड़ा। अंत में बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने राज्य के साथ जोड़ा। तो बहलोल लोदी ने अपने उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी को जौनपुर को अपने राज्य के साथ जोड़ लिया। हुसैन शाह की मृत्यु होने पर शर्की राजवंश का अंत हो गया। तो ये थी जौनपुर की कहानी।